इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश के लोगों को तय करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। ये कहा है राउत की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कल भी ये कहा था कि साजिश की जा रही है और बेशर्मी के साथ साजिश की जा रही है, और अब एक बार फिर उन्होंने उद्धव ने राउत की गिरफ्तारी को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना को खत्म करने की साजिश बताया जा रहा है। आज की राजनीति बल से चल रही है, उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप। उद्धव ठाकरे जो अब से थोड़ी देर पहले संजय राउत के परिवार से जाकर मिले और अब उन्होंने बड़ा हमला बोला है कि आज की राजनीति ताकत से चल रही है। संजय राउत, जिन्हें पात्रा चौल मामले में कल देर रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, उद्धव ठाकरे लगातार उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, जिन्होंने आज उनके परिवार से जाकर के मुलाकात की है, संजय राउत की मां से मुलाकात की है और अब बयान दिया है कि आज की राजनीति ताकत से चल रही है। संजय राउत जो कि बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि शिवसेना को खत्म करने की साजिश की जा रही है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो भी इसी साजिश का हिस्सा है, और सुर में सुर मिलाया है उद्धव ठाकरे ने भी। और ये तस्वीरें जब उद्धव ठाकरे संजय राउत की मां से मिलने के लिए पहुंचे, उन्हें ढाढ़स बंधाया, उनके परिवार से मुलाकात की और कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश की कि शिवसेना पार्टी संजय राउत के साथ चट्टान की तरह पीछे खड़ी है। कल भी उद्धव ठाकरे का जो बयान आया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि यह पूरी साजिश की जा रही है। संजय राउत, जिनके खिलाफ पात्रा चौल मामले को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, एक मनी ट्रेल का पूरा सवालों का एक लिस्ट उन्होंने तैयार की है जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं संजय राउत। लेकिन इस मामले पर राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ रही है शिवसेना और आरोप लगा रही है कि ईडी की यह कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है और शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना जो कि अब से कुछ महीनों पहले तक सरकार में थी, पहले शिवसेना के दो टुकड़े हुए, एकनाथ शिंदे अलग होकर के बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं और दूसरी ओर शिवसेना के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक संजय राउत जो कि ईडी की जांच में घिर जाते हैं। हालांकि जांच ये लंबे समय से चल रही थी और कई समन भेजने के बावजूद जब संजय राउत नहीं पहुंचे तो ईडी की टीम उनके घर पहुंची और कल रात उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस बीच शिवसेना कार्यकर्ता हो या फिर शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, जो कि संजय राउत के पक्ष में पूरी तरह से बयान देते हुए दिख रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जो विरोधी हैं, निशाना बीजेपी पर, कि ताकत की राजनीति की जा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे का बयान, आज की राजनीति ताकत से चल रही है, मरना मंजूर लेकिन शरण में नहीं जाऊंगा, हमारा वक्त आएगा तो सोचो क्या होगा, यह कहा है उद्धव ठाकरे ने। संजय मेरा भाई है, मुझे उस पर गर्व है। तो संजय राउत जो कि अदालती मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, वित्तीय अनियमितता का मामला, पात्रा चौल के मामले में, लेकिन राजनीतिक तौर पर बड़ी उनको शक्ति मिली है जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत मेरा भाई है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमारा वक्त आएगा तो सोचो क्या होगा, आज की राजनीति ताकत से चल रही है, संजय मेरा भाई है, मुझे उस पर गर्व है। भाषिक ती फूट, भाषिक भाषा भिंती त्याच्यात उभ्या करायच्या आणि स्थानिक अस्मिता ही चिरडून टाकायची, म्हणजे मराठी माणसाला चिरडून टाकायचं आणि पुन्हा मराठी अमराठी असं राजकारण करायचं, स्वतःच्या राजकारणाच्या तुंबड्या भरून घ्यायच्या आणि आपल्या विरोधात जर कोणी असतील तर त्यांना चिरडून टाकायचं, असं हे भाजपाचं कारस्थान आता अत्यंत भेसूरपणाने जनतेसमोर आलेलं आहे। सर, एक प्रश्न असा आहे की ज्याप्रमाणे आपण प्रादेशिक पक्षांना ताकद देण्याची गोष्ट करता, ममता बॅनर्जी या ठिकाणी आल्या आणि सगळ्यांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो प्रयोग मात्र राष्ट्रपती उपराष्ट्रपतीच्या या निवडणुकीमध्ये एकत्र मिळत शेवटी एक लक्षात घ्या, त्याही वेळेला म्हणजे तेव्हा आणीबाणीच्या वेळेला आणीबाणीला एक अनुशासन, देशाला अनुशासन पाहिजे म्हणून शिवसेनेने जरूर पाठिंबा दिला होता, कारण ते पुन्हा त्याच्यावर ते बोलतील तुम्हीच पाठिंबा दिला होता, हो ते अनुशासनासाठी, कारण तो सगळा इतिहास आणीबाणीचा काढला तर त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला दिसतील। पण तेव्हा सगळेजण ज्यांचा राजकारणाशी संबंध नव्हता, म्हणजे अगदी आपले पु ल देशपांडे, मी महाराष्ट्रपुरतं बोलतोय, दुर्गाबाई भागवत वगैरे, हे सुद्धा साहित्यिक विचारवंत, की त्यांना कळत होतं की अरे हे योग्य नाही चाललेलं आहे, त्यांनी परिणामाची पर्वा न करता त्या लोकशाहीच्या
होमकुंडामध्ये उडी मारली होती आणि लोकशाही जिवंत ठेवली होती. तर मला असं वाटतं की एखादी गोष्ट म्हणजे असं राष्ट्रपतींची निवडणूक असेल, आणखीन गोष्ट असेल, त्याच्यावरनं लगेच तुमचा तो उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से संजय राउत का समर्थन किया है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को ईडी ने पेश कर दिया है. संजय राउत ने कोर्ट परिसर के बाहर बयान दिया कि उन्हें खत्म करने की साजिश रची जा रही है. इससे पहले संसद में भी संजय राउत की गिरफ्तारी पर संग्राम मचा रहा. आज पहले मेडिकल कराया गया संजय राउत का और उसके बाद पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है. पात्रा चौल घोटाला मामले में संजय राउत को कल देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया और आज उन्हें मेडिकल के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है. इससे पहले बताया गया था कि संजय राउत की मेडिकल हिस्ट्री है, उन्हें हार्ट संबंधी इश्यूज हैं. और उद्धव ठाकरे जो कि संजय राउत का लगातार समर्थन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं. ठीक आहे, पण माझ्याबरोबर आहे ते दमदार आणि वफादार आहेत. उद्धव जी हाच होता की तुम्ही पण आज तक पूरा देश सुन रहा है जिस तरह से जेपी नड्डा जी का बयान आता है और कल जिस तरह से संजय राउत साहब को गिरफ्तार किया जाता है, आज आपने परिवार से मुलाकात की, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे मैंने अभी कहा कि नड्डा साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी जितनी सारे पक्ष हैं, सारी पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएगी. आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धिबल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापरले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है. और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं. अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं. और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है. तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए. हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो. जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे प्रजातंत्र कहते हैं. ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, वो. अब वो मजा ले रहे, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? आपने हिटलर का एक एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी, आप सारे जानते हो कि वो तो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, एक ही हिंदू हृदय सम्राट आज तक जो हुए वो है. और साथ ही साथ उनकी करियर की शुरुआत वो व्यंग्य चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट. और डेविड लो ब्रिटेन के कार्टूनिस्ट है जो ओरिजिनल न्यूजीलैंड से आए हुए थे, उनको अपना गुरु मानते थे. तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा था, मुझे भी कहा था और शायद मैं मानता हूँ कि पब्लिकली भी कहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि अब उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा. तो उस वक्त डेविड लो, मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था, और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था. और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा जैसे है उसे लेके आओ. तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है. जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं तो कुछ दिन के लिए, जब तक उनका उपयोग आपके लिए होता है तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं. बाद में गुलाम जब उनका उपयोग नहीं रहता है. संजय राउत साहब ने कल कहा कि मैं झुकूंगा नहीं और शरण भी नहीं जाऊंगा. उनकी गिरफ्तारी हुई, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि आज आप परिवार से भी मिलकर आए. नहीं, मुझे संजय राउत पर अभिमान है. और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए, ठीक है पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं. जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता. जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नाही, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है. उद्धव साहेब, एक प्रश्न असा आहे की आपण जे बोलले की तू वेळ यायची आहे विरोधकांना एकत्र घेण्याची, यायची आहे नाही, वेळ गेलेली नाही किंवा आलेली नाही. आता आपण मध्ये आहोत. आणि आता हे काल नड्डांचं जे भाषण आलेलं आहे ते फार घातक आहे.
की सगळे पक्ष संपतील किंवा आम्ही संपवू असा त्याचा कंसातला अर्थ आहे. पण माझा प्रश्न असा आहे की भाजपचाही हिंदुत्व आहे, शिवसेनेचं हिंदुत्व आता हे विषय सगळे झालेले आहेत. पक्षांना एकत्र घेऊन आपलं चालणार काय? शिवांगी फ्रॉम जी न्यूज, मेरा सवाल ये है कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो ये कहते हैं कि रोज सुबह उठकर 8 बजे बजने वाला भोपू अब अंदर चला गया. मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का वक्तव्य जो है वो एक सांसद के लिए देना चाहिए. आप क्या कहते हैं? मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता वो हूँ, भोपू कह रहे हैं कारण मुळामध्ये त्यांचं सगळं सरकारच कोर्टात चॅलेंज झालेलं आहे. हिंदी में नहीं, पूरी सरकार जो है उसी को हमने चैलेंज किया है कोर्ट में, अदालत में. तो फिलहाल मुझे उसके ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं है. बंगालमध्ये पण जी परिस्थिती पाहायला मिळते आहे, कुठेतरी तुम्ही प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांशी संपर्क करताय किंवा तुम्हाला कोणी संपर्क केलाय, काही चर्चा झाली? असं आहे की ममता दिदी आहेत, KCR आहेत, असे काही लोक हे संपर्कात आहेत. पण जसं मी म्हटलं ना, काल आता यांचा मुखवटा पूर्ण बाजूला झालेला आहे. आणि जसं मी परवा आपल्या कोश्यारींना एक धन्यवाद दिले होते की तुमच्या पोटातलं ओठावरती आलं अनावधानाने, की महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस किंवा मराठी अस्मिता चिरडण्याचं जे तुमचं स्वप्न आहे ते तुम्ही कदाचित अनावधानाने आमच्यासमोर आणलं. तसंच काल भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे आहेत त्यांच्या पोटातलं ओठावरती आलं की त्यांना या देशात आता दुसरे कोणतेही पक्षच नको आहेत, म्हणजे हुकुमशाही पाहिजे याचा असा त्याचा अर्थ झाला. संजय राऊतांना अटक केल्यानंतर काल शरद पवारांचे अजून एकही वक्तव्य आलं नाहीये. तुम्ही पण बोला. तर अशी चर्चा आहे की संजय राऊतांना एकटं पाडलं जात आहे का, यावर तुम्हाला? मला या फालतू प्रश्नाला उत्तर द्यायचे नाहीये, कारण मी आता संजयच्या घरी जाऊन आलो. पुन्हा एकदा सांगतो की संजय आणि आमचे कौटुंबिक चांगले संबंध आहेत. संजय माझा जुना मित्र आहे आणि म्हणूनच त्याला मी आरोग्य करतोय. तो एक कट्टर शिवसैनिक आहे आणि त्यांनी या दंडेलशाही विरुद्ध न झुकता लढू शकतो ही एक ठिणगी नक्कीच त्यांनी टाकलेली आहे. तो उद्धव ठाकरे निशाना साधते हुए आरोप लगाते हुए कि सबका वक्त आता है और उन्होंने कहा कि मौत भी आ जाए मंजूर है लेकिन शरण में नहीं जाऊंगा, झुकने वाला शिवसैनिक नहीं हो सकता. संजय राउत सच्चे शिवसैनिक हैं, ये दावा उन्होंने किया और ये दावा किया कि संजय राउत पर उन्हें गर्व है. संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उद्धव ठाकरे ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. जेपी नड्डा के बयान की भी आलोचना की. साथ ही एकनाथ शिंदे का जो बयान आया था उस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. लेकिन साफ साफ उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारा भी वक्त आएगा, राजनीतिक तौर पर यह लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये ऐलान किया है. मौत आए तो आए लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे, उद्धव ठाकरे का यह बयान. संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है. संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि फिलहाल सिर्फ ताकत के दम पर राजनीति की जा रही है और उनके बुरे दिन जरूर आएंगे. अभी वो मजा ले रहे हैं, लेने दो, जब हमारा समय आएगा तो हम देखेंगे. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ताकत के दम पर राजनीति की जा रही है, नफरत की राजनीति की जा रही है. संजय राउत जो कि पात्रा चौल मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, इस मामले में उनकी अदालत में पेशी हो रही है. इस बीच राजनीतिक तौर पर उन्हें बड़ा साथ मिला है. उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि संजय राउत मेरा भाई है, मुझे उस पर गर्व है. हालांकि इस पूरे मामले को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया और आरोप लगाया कि हर किसी का दिन बदलता रहता है, उनका दिन बुरा आएगा. और इस बीच आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर यह है कि एक तरफ संजय राउत का मेडिकल करवाकर उनकी पीएमएलए कोर्ट में पेशी की गई है, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संजय राउत के प्रति समर्थन जताया. साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी जितनी सारे पक्ष हैं, सारी पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएगी. आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धिबल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापरले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है. और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं. अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे
वो बात अलग थी। लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं, और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो। आप वो मजा ले रहे हैं, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? तो उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही साथ शिवसेना के बागियों को भी टारगेट किया और संजय राउत के प्रति समर्थन जताया। आरोप लगाया कि ताकत के दम पर राजनीति की जा रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकशाही नहीं यानी कि लोकतंत्र नहीं रहा, हर किसी का दिन बदलता है। संजय राउत के लिए समर्थन जताते हुए उन्होंने कहा कि वो सच्चा शिवसैनिक है, मेरा भाई है, मुझे उस पर गर्व है। और साथ ही साथ बड़ी चेतावनी भी दी है कि हमारा जब वक्त आएगा तो सोचो क्या होगा। हर किसी का दिन बदलता रहता है, उद्धव ठाकरे का यह बयान। और इस बीच मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को ईडी ने पेश कर दिया है। संजय राउत ने कोर्ट परिसर के बाहर बयान दिया कि उन्हें खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इससे पहले जेजे अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया और मेडिकल के बाद राउत की कोर्ट में पेशी की गई है। पात्रा चौल मामले में ईडी ने सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या पेशी हो चुकी है, क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? जी बिल्कुल, संजय राउत की पेशी हो चुकी है और जो ईडी के वकील हैं और संजय राउत के जो वकील हैं उनके बीच फिलहाल जो तर्क है वो हमें देखने मिल रहा है। लगातार उनके बीच जो आर्गुमेंट है वो सामने आ रही है और आर्गुमेंट में ईडी ने कई सारे जो दावे हैं जो अपने जांच में उनके हासिल हुआ है उन सबको लेकर वो लगातार कमेंट कर रही है, जिसमें एक पहलू ये सामने आया है कि जो संजय राउत के भाई है प्रवीण राउत, उनके अकाउंट से संजय राउत को करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और विनायक माफ कीजिएगा, उनके भाई है प्रवीण राउत, उन्होंने उनकी जो कई सारी फॉरेन ट्रिप्स है उसे भी स्पॉन्सर किया है। यानी कि अब तक जिसको लेकर लगातार संजय राउत लगातार इनकार करते रहे हैं कि ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है इस पूरे स्कैम में, लेकिन अब जिस तरीके की दलीलें ईडी के कर्मचारी, ईडी के वकील रख रहे हैं उसके अनुसार जो संजय राउत के अब तक जितने भी एलिगेशन थे ईडी की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि लगातार वो बदले की कार्रवाई बता रहे थे और अभी भी हम जब एक तरफ उद्धव ठाकरे को सुन रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी और जो केंद्र सरकार है वो सभी पार्टियों को, विरोधियों को मिटाना चाह रही है, लेकिन जो ईडी के साक्ष्य है जो फिलहाल कोर्ट में पेश हो रहे हैं उससे ये साफ पता चल रहा है कि ईडी के सामने जो संजय राउत अब तक सीना ताने खड़े थे, अपना कॉन्फिडेंस जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं अब ठीक है, बाहर राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ, अंदर जब अदालत के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स प्रस्तुत किए जाएंगे और उसी के आधार पर जो रिमांड दी जाएगी या नहीं ये फैसला अदालत लेगी। आपके पास दोबारा लौटेंगे, अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी हुई है कि उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत को कहा है कि संजय राउत मेरा भाई है, सच्चा शिवसैनिक है और मुझे उस पर गर्व है। यानी राजनीतिक तौर पर काफी ताकत मिली है इससे संजय राउत को। देखिए संजय राउत, ये अपने आप में एक ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स हो रही है। जाहिर तौर पर अपनी तरफ से एक संदेश देने की कोशिश थी। कल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, पहले 9 घंटे संजय राउत के घर पर ही उनसे पूछताछ करती है ईडी की टीम, उसके बाद उनको ईडी के दफ्तर में आने के लिए सम्मन किया जाता है। वो आते हैं और उनको रात को तकरीबन 12:05 पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस बीच में लगातार, चाहे वो उद्धव हों और चाहे पार्टी के दूसरे बड़े नेता हों, लगातार बयानबाजी सामने आती रही। कल भी जब गिरफ्तार नहीं हुए थे उससे पहले ही उद्धव ठाकरे थाने में
उसी जगह पे जहाँ पे संजय राउत का घर है वहां पर जाकर ये आशंका जताते हैं कि हो सकता है कि आज संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया जाए और कैसे अपने आप को एक परिवार, एक पार्टी और एक संगठन के तौर पर सामने दिखाने की यहाँ पर कोशिश है। लगातार इस बात के लिए ये कोशिश की जा रही है संदेश देने की कि जो पूरी पार्टी है, ठाकरे परिवार है, वो इस वक्त संजय राउत के साथ खड़ा हुआ है, जिनको जबरदस्ती इस मामले में फंसाया गया है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। ईडी ने 8 दिनों की जो कस्टडी है वो मांगी है। इस वक्त जो सुनवाई मुंबई के सेशंस कोर्ट की पीएमएलए कोर्ट में चल रही है, कोर्ट नंबर 16 में, वहां पर 8 दिनों की ईडी ने कस्टडी मांगी है और बेहद गंभीर आरोप जो काउंसिल है ईडी की तरफ से उन्होंने यहां पर लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की रकम है जो इस पात्रा चाल घोटाले से प्रवीण राउत को मिलती है। प्रवीण राउत सबसे बड़ा जो आरोप है, प्रवीण राउत फ्रंटमैन है संजय राउत का, ये भी कहना है ईडी के वकील का। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा, तकरीबन 112 करोड़ की रकम से मिली थी प्रवीण राउत को, और उसी रकम में से जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि अलीबाग में एक प्रॉपर्टी खरीदी गई, उसको पूरी तरह कैश में खरीदी गई। आरोप यह है कि जो 112 करोड़ रुपए की रकम आई थी उनमें से कैश निकालकर उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है अलीबाग में जिसको इस पूरे मामले की जो गवाह हैं पाटकर, स्वप्ना पाटकर, उनके नाम से खरीदा गया था, जो कि इस मामले में अब यहां पर शिकायतकर्ता बन गई हैं। इसके अलावा एक और जो गंभीर आरोप यहां पर ईडी ने लगाया है वो ये लगाया है कि जांच में जो पता चला है कि अलीबाग के पास में किहिम जो बीच है वहां पर जो पूरे जमीन जो खरीदी गई वो इसी पैसे से खरीदी गई है। इसके अलावा 458 टेनेंट होल्डर्स थे जो इससे इनको फायदा मिलना था। अंकुर, ये जो अपडेट आपने दी है इस पर अपने दर्शकों को बता दें कि 8 दिनों की कस्टडी मांगी गई है ईडी की तरफ से। पीएमएलए कोर्ट में जो पेशी हो रही है संजय राउत की, इसमें ईडी की तरफ से 8 दिनों की कस्टडी मांगी गई है संजय राउत की। आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं पात्रा चौल मामले को लेकर के। 112 करोड़ से ज्यादा की रकम जो कि प्रवीण राउत को दी गई थी, और इसमें आरोप यह लगाया जा रहा है ईडी की तरफ से कि प्रवीण राउत कोई और नहीं, संजय राउत का फ्रंटमैन है। और इसमें जो जायदाद की खरीद फरोख्त हुई है, इस मामले में अब संजय राउत से पूछताछ करने के लिए 8 दिनों की कस्टडी मांगी गई है। साथ ही साथ ईडी की ओर से यह भी कहा गया है कि गवाहों को धमका रहे हैं राउत। दरअसल स्वप्ना पाटकर जो कि इस मामले में गवाह बनी है, उनके साथ बदसलूकी का, धमकाने का एक ऑडियो सामने आया है और उस ऑडियो का भी जिक्र किया जा रहा है। सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं राउत। ईडी पर यह आरोप लगाया गया, ईडी ने यह आरोप लगाया है और कहा कि 8 दिन की कस्टडी की जरूरत है पूछताछ के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना सांसद संजय राउत जिनकी पीएमएलए कोर्ट में पेशी की गई है, ईडी ने 8 दिन की कस्टडी मांगी है। गवाहों को धमकाने, सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, 8 दिन की कस्टडी मांगी गई है और गवाहों को धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। जी चंदन, ये लगातार जो आरोप है संजय राउत के ऊपर, जो दलीलें हैं वो खुलकर सामने आ रही है ईडी द्वारा। ईडी जो स्टेटमेंट्स दे रही है उसके अनुसार वो ये भी कह रहे हैं कि जो पूरी कमाई की गई थी इस पूरी मनी लॉन्ड्रिंग में, उसमें से करीबन 2 लाख रुपए प्रतिमाह संजय राउत को मिलते थे। और इन्हीं सभी स्टेटमेंट्स को लेकर अब ईडी ने 8 दिन की जो कस्टडी है वो संजय राउत को डिमांड की है। अब इसमें कितने दिन कोर्ट देता है, इसमें ये पूरा कोर्ट का निर्णय होगा, लेकिन 8 दिन की रिमांड जो है, कस्टडी जो है वो ईडी की तरफ से डिमांड की गई है। जिस तरह से हम पहले दिन भी बता रहे थे कि जब ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कारण बना है कि जो ईडी है वो सुबह सुबह संजय राउत के घर पहुंची, तो उसमें एक अहम कारण हम लगातार गिना रहे थे कि क्योंकि एक दिन पहले ही हमने देखा कि एक ऑडियो क्लिप सामने आया था जिसमें वो जो एकमात्र गवाह है उसको धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो सबूत है उसके साथ टैंपर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक अहम दलील एक बार फिर से कोर्ट रूम में ईडी के वकीलों द्वारा पेश की गई है कि अगर संजय राउत बाहर रहते हैं तो एक बार फिर से वो सबूतों के साथ टैंपर करेंगे, उन्हें धमकाने की कोशिश करेंगे, जो पूरा केस है उसे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। और ऐसे में कोर्ट को इस सभी मुद्दे को बिंदु को मद्देनजर रखते हुए उन्हें जल्द से जल्द। ठीक है, अंकुर भी हमारे साथ है। अंकुर, आपके पास कोई अपडेट?
देखिए फिलहाल जो नए आर्गुमेंट्स आए हैं उसके मुताबिक साल 2010 और 2011 ये जो साल था, इसमें हर महीने जो प्रवीण राउत है वो 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए संजय राउत को भिजवा रहा था। ये क्यों भिजवाई जा रही थी रकम, इसकी वजह क्या थी? अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा था तो ये कोई पेमेंट था या आपने कोई किराए पे लिया था कोई प्रॉपर्टी जिसके बदले में आप 2 लाख रुपए दे रहे थे? इसका सोर्स अभी तक अनडिस्क्लोज है। लेकिन 2010-2011 के बीच में हर महीने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की मदद से प्रवीण राउत संजय राउत को 2 लाख रुपए भिजवा रहा था। और इसके अलावा जो दूसरी चीज निकल के आ रही है वो ये आ रही थी कि संजय राउत और उनके परिवार का जो भी पूरा फॉरेन ट्रिप का है उसका पूरा खर्चा वो प्रवीण राउत दे रहा था। अब यहां से कई से जुड़े हुए तथ्य हैं वो निकल के आए हैं। कुल 112 करोड़ की रकम है जो पात्राचाल घोटाले से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से 50 करोड़ की रकम अकेले प्रवीण राउत को मिलती है, जिसमें से भी 1 करोड़ से ज्यादा की रकम प्रवीण राउत अलग अलग चैनल्स के जरिए संजय राउत को देते हैं। ये तमाम जो चीजें निकल के आई हैं और जो सबसे बड़ा आरोप है वो इस बात को लेकर है कि संजय राउत का फ्रंटमैन के तौर पे काम कर रहा था प्रवीण राउत, जो ऑलरेडी बिल्कुल संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पीएमएलए कोर्ट में जो पेशी हो रही है, ईडी की ओर से कई दलीलें दी जा रही है और इन्हीं के आधार पर 8 दिन की कस्टडी मांगी जा रही है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हमारे सभी सहयोगी पल पल की अपडेट दे रहे हैं।